से उसके उदाहरण भी हैं, परंतु अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं उनकी खुद संविधान के प्रति और देश के प्रति क्या आस्था है। अगर बिल्कुल आप टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जाएं तो जब कोई नई विधानसभा गठित हुई, अब इसके बारे में कमिटीज में बाकायदा निर्णय हुआ है कि अब वो एक विचार करके आएगा, यदि कोई पहले समाप्त हो जाएगा तो शेष कार्यकाल के लिए वो विधानसभा या वो लोक संसद चुन के आएगी, तो कम से कम एक स्थिरता रहेगी कि आने वाले टाइम में, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, वहां एकदम फिक्स है कि हर 4 साल के बाद नवंबर के महीने का शायद दूसरा मंगलवार होता है जिसमें कि उनका चुनाव होगा, और उसके बाद वो जनवरी में एक पर्टिकुलर डेट है उसमें वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो हर चीज व्यवस्थित ढंग से चलती चली जाती है, तो संवैधानिक उपकरणों को भी काम करने का पूरा अवसर मिलता है, और इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। अगर आप देखें जो बताया गया कि अभी उन्होंने बताया कि इलेक्शन में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसके साथ साथ एक और चुनौती आती है, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपॉइंट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुख्य काम है आतंकवाद और देश की सुरक्षा और सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, ये उनका सेकेंडरी काम है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, उनके ऊपर जब तक यह दबाव बना रहेगा कि अब होगा 1 साल बाद यहां होगा, फिर किसी दूसरे राज्य में होगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों को वहां भी जाना पड़ेगा, उस चीज से भी मुक्ति मिलेगी। तीसरा, वोटर टर्नआउट इसलिए बढ़ता है, यदि आपको यह पता हो कि एक बार जाने पे आप 2 वोट डाल पाएंगे, तो जो लोग उस शहर में नहीं रहते जहां उनका वोट है, तो एक बार यह व्यवस्था की जा सकती है कि उन सारे लोगों को 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी मिल सके, या वो ये भी सोच सकते हैं कि मेरी उपयोगिता है, मैं जाकर दोनों वोट डाल के चला। अब जहां पर ऐसा नहीं होता है तो कई बार आपने देखा, और जहां साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए वहां के ऊपर ये उदाहरण देखने को मिला है कि वोटर टर्नआउट बढ़ा। अब आता है अगला प्रश्न कि साहब इससे इलेक्शन में प्रभाव पड़ जाएगा, लोकसभा के चुनाव का प्रभाव विधानसभा पे आ जाएगा, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। मैं आपको अभी लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, 2019 का लोकसभा, इस बार तो हमारी सरकार आ गई, सेम डे वोटिंग हुई जिन राज्यों में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। उस राज्यों में क्या थे, उड़ीसा भी था, आंध्र भी था और तेलंगाना था। तीनों जगह विपक्ष की सरकारें बनी और केंद्र में मोदी जी को 303 मिले। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं, 1999 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, एक ही दिन वोटिंग थी, यानी एक बटन दबाना था केंद्र के लिए और एक बटन दबाना था प्रदेश के लिए। जो हमें केंद्र में वोट मिले लोकसभा में, विधानसभा में उससे 10% कम वोट मिले। तो आप सोचिए, इसका मतलब 10% वोटर ऐसा था जिसने एक ही समय में 2 बटन दबाने थे, पर उसने विचार करके बटन दबाया कि भले हमारे पक्ष में गया, अगेंस्ट में गया, वो एक अलग बात है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं 2024 का लोकसभा, हमारा घर जो पड़ता है लखनऊ पूर्व सीट पे पड़ता है, वहां बाई इलेक्शन भी हो रहा था क्योंकि गोपाल टंडन जी की मृत्यु हो गई थी। अब राजनाथ सिंह जी लोकसभा से भी लड़ रहे थे। अब उसी लखनऊ पूर्व विधानसभा में, लोकसभा में हमारी लीड थी 70,000 और विधानसभा में हमारी जीत थी 50,000। इसका मतलब 20,000 मतदाता ऐसा था जिसने एक साथ दोनों बटन दबाए, और लोकसभा के लिए उसकी चॉइस अलग थी और विधानसभा के लिए उसकी चॉइस अलग थी। तो मुझे लगता है जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं तो वो भारतीय मतदाता की बुद्धि और विवेक को हल्के में ले रहे हैं। भारतीय मतदाता बहुत प्रबुद्ध है कि उसे कहां किसको कब वोट देना है और कहां किसको कब झटका देना है। अभी आपने देखा ना, दिल्ली में एक फ्री वाले थे ना, जो ये मान के बैठे थे कि लोकसभा में 18% वोट मिला है, मगर विधानसभा में तो मुझे 56% वोट मिलेगा ही मिलेगा। परंतु अभी कुछ ही समय के अंतराल पर चुनाव हुए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात समझिए, ये वही लोग हैं जो आप लोगों को इस प्रकार का भी ज्ञान देते हैं कि गठबंधन हो जाएगा तो पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, अगर गणित के आधार के ऊपर जोड़ते तो सारा खेल खत्म था, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। इसका क्या हुआ, मतदाता बहुत समझदार है,
आप मतदाता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मैं जैसा चाहूंगा वो वैसा ही वोट करेगा। इसलिए जो लोग इन चुनावों के बारे में इस आधार पे, केवल मैथमेटिकल आधार पे गणना करने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे होना। जो लोग केमिस्ट्री पॉलिटिक्स समझते हो, तो पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री होती है, सिर्फ हमेशा अर्थमेटिक नहीं चलती है। तो जो ये प्रश्न था, जैसे उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए कि राज्य और उसमें अलग हो जाएगा, तो उसके बारे में भी बहुत स्पष्ट है। अब आप आइए, यदि कोई ये कहे कि इसका प्रभाव संघीय आधार पर पड़ जाएगा, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को प्रेसिडेंशियल तो छोड़िए, फ्यूडल फॉर्म में चला रखा है। मतलब पार्टी में तो राजतंत्र स्थापित कर रखा है और कह रहे हैं साहब लोकसभा में ऐसा होगा तो व्यक्तितंत्र हो जाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती। जो अभी मैं एक बात बोला ना कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो ये वो दल हैं जिनके लिए जो डेमोक्रेसी है वो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल नहीं है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली। और पब्लिक के लिए क्या है? BUI, बाय द पीपुल, FAR, फॉर द पीपुल, OFF, ऑफ द पीपुल। जनता से कोई सरोकार नहीं और सब केवल परिवार के लिए करना है। वो लोग आकर हम लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं कि ये ऐसा है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिसको नेता बन के उभरना होता है वो जनता तय करती है। सिर्फ हमारा राजनीतिक दल एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके 2 प्रधानमंत्री हुए। आज मोदी जी और स्वर्गीय अटल जी, दोनों के प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले आप किसी से पूछते कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, लोग कहते थे ये होना चाहिए। हम लोग बच्चे थे, अब तो उन्हीं का उदाहरण बता लें, हम लोग भी जन्म से बहुत पहले हुआ। अरे पंडित नेहरू 57 में कह दिया था अटल जी प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम लोग बच्चे थे, लोग कहते थे अटल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और 2007 के बाद जितने सर्वेक्षण आए, मोदी जी को 60%, 70%, 55-56% तो कम कभी मिला ही नहीं। जब देश की जनता ने कहा ये प्रधानमंत्री होना चाहिए और राह चलते किसी से पूछा जाए तो बताता था ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अपना व्यक्तिगत 2 उदाहरण। एक बार क्या हुआ, 2013 का समय था, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं हुए थे। ये 2000